बैलेट पेपर हमको चाहिए। हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फुजूल जा रहा है। मैं वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने, 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है बीजेपी को। तो क्या मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था इन राज्यों में, या बनता जा रहा है हर राज्य में? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। यह स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर यह स्ट्राइक रेट संभव है, तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? यह सोचने की बात है। खैर, यह उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी। बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा।
जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। इसलिए इस पे सवाल हम जीतें या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता। जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार, हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि, हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? रोज हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को, रात की नींद कैसे आती होगी इन लोग? चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं।